हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली पंथी। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं गॉसेस लॉ और उसके एप्लीकेशंस और कुछ बेसिक्स टर्म्स जो कि मैंने बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसको मैं एनिमेशन वीडियो का नाम दूंगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारी एनिमेशन वीडियो की तरफ, और आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए चलिए मेरी एनिमेशन वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे एनिमेशन वीडियो की तरफ, और यहाँ हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गॉसेस लॉ में उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में और अच्छे से जानना है कि गॉसेस लॉ एक्चुअल में है क्या, जिसको हम पूरी तरीके से जान सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो गॉसेस लॉ समझने वाले हैं, तो उसको समझने के लिए हमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गॉसेस लॉ के दो टर्म्स होते हैं, मतलब दो बेसिक टर्म्स होते हैं, जिससे कि पहला टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो वो एरिया वेक्टर होता है, और दूसरा टर्म्स बोलूँ तो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम गॉसेस लॉ में फर्स्ट बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, जो कि है एरिया वेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरिया वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी उसे कहा जाता है जिसमें फिजिकल मेजरमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, मास, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। लेकिन कुछ केस में एरिया को वेक्टर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस है। हम देख सकते हैं कि इस स्फीयर का सरफेस हर जगह से कर्व है, और अब हम इस स्फीयर को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और देख सकते हैं कि इन एरिया का जो एलिमेंट्स का जो कर्व्ड रेडियस है वो ना के बराबर है, इसलिए हम इन्हें प्लेन एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम इस एरिया का एलिमेंट्स का जो नॉर्मल ड्रॉ करें, तो हम देख सकते हैं कि यह नॉर्मल एरिया एलिमेंट के ओरिएंटेशन को बताता है, जो कि इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। हम देख सकते हैं कि इस एलिमेंट के दो डायरेक्शन होंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर के लिए इसे हम आउटवर्ड ही मानेंगे। मैथमेटिकली एरिया वेक्टर को हम डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पर डेल्टा का मतलब है बहुत ही छोटा। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें डेल्टा एस मैग्नीट्यूड है एरिया का, और एन कैप यूनिट वेक्टर है। एन कैप एरिया के डायरेक्शन को बताता है, मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसको बताता है। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, साथ ही इस चार्ज पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट्स होती हैं, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी यूनिट एरिया से पास होती है, तब उस एरिया या पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर्स मेजर करते हैं, और इसी मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इजी लैंग्वेज में कहें तो किसी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और देखें तो कैपिटल एस सरफेस एरिया है, और देखा जाए तो कॉस थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अब क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे डेल्टा एस से और डेल्टा फाई से डिनोट कर सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, P
एंड Q। और यहाँ पर चार्ज P की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इस P से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर चार्ज Q से ज़्यादा होंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर A और एरिया वेक्टर B से ट्रांसफर हो रही है। और देखा जाए तो इन दोनों एरिया वेक्टर का सरफेस एरिया सेम है और दोनों चार्ज की फील्ड लाइन सेम एरिया से पास हो रही है। इसलिए देखा जाए तो एरिया वेक्टर A का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर B से ज़्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर सकती है। अब अगर हम एरिया वेक्टर A का सरफेस एरिया ज़्यादा या कम करें तो हम पाते हैं कि सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर भी कम या ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे फ्लक्स भी कम या ज़्यादा होता है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और अगर अब हम इस एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज करें तो हम देखेंगे कि सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन भी एंगल पे भी डिपेंड करता है, मतलब उसके एक एंगल पे भी डिपेंड करता है। अब अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन अगर एंगल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वहीं पर अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अब अगर हम किसी स्फीयर को टोटल एलिमेंट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उस सरफेस को बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और वह हर एक एरिया एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे कैलकुलेट करना होगा और उन्हें एक साथ ऐड करना होगा। इससे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। हम इसे कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा S हर एक एरिया एलिमेंट्स का सरफेस एरिया है। अब क्योंकि डेल्टा S बहुत ही छोटी वैल्यू है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ताकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन के ऊपर जो सर्कल है वो एक क्लोज्ड सरफेस है। तो आइए अब समझते हैं कि गॉसेस लॉ क्या है। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा कि क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का फ्लक्स को ऐड करना होगा एंड देन कैलकुलेट करना होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता। तो उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ। तो चलिए गॉस लॉ देखते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स उस सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उसका डिवाइडेड करें तो इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी के इक्वल होगा। यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें यह बताती है कि किसी मटेरियल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। फ्री स्पेस को इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी मतलब फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी कुछ इस प्रकार होगी 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter। क्योंकि फ्लक्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके स्फेरिकल क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
सिमेट्रिकल सरफेस जैसे स्फीयर, सिलेंडर एंड प्लेन। आइए अब हम गॉसेस लॉ के प्रूफ को समझते हैं। ध्यान रहे कि यह जो प्रूफ है वो सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस S है जिसका रेडियस R है और इस स्फीयर के इनसाइड एक पॉइंट चार्ज Q है और इस Q चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम कैपिटल E से डिनोट कर सकते हैं। और इस स्फीयर के सरफेस पर हम एक सिंपल एरिया वेक्टर ds कंसीडर कर सकते हैं, जिससे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। साथ ही हम देख सकते हैं कि इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और हम इस एरिया वेक्टर पर एक P लाइन कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसके लिए कूलम्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और टोटल और डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ ये मिलता है, जिसमें देखें तो 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया जो P है, मतलब कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर है। और अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट करें तो हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और इस इक्वेशंस में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम इंटीग्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एक वेरिएबल है जिसे इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब देखें तो एरिया जो है वो स्फेरिकल है जिसका टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा और इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। और अब हम इस इक्वेशन में सिमिलर जो वैल्यू है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलती है जो कि गॉसेस लॉ को वेरीफाई करती है। तो आई होप आपको ये जो गॉसेस लॉ का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और आगे अभी मैं ये जो आपको दिख रहा है वो है एप्लीकेशंस गॉसेस लॉ की, जिनको मैं बहुत इजी वे में आपको फिर से समझाऊंगी, जिससे आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आपको गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगी। तो देखना ना भूलिए। फिजिक्स बाय शैली बंधी।